Hello, dear students, MA Semester 4, Political Science. आज मैं 15वां जो 15 पेपर है आपका पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, उस पेपर के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, हमारे भारत में, हमारे भारत के राज्यों में, प्रदेशों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कंपोजिशन और इसके क्या पावर्स हैं, इसके बारे में देखेंगे। भारत में स्थानीय जो स्वशासन व्यवस्था है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम जो है, वह 2 भागों में विभाजित है। सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, वह 2 भागों में विभाजित है। पहला तो है कि नगरों की देखभाल करने वाला, अर्बन क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं, और दूसरा है ग्रामीण इलाकों की देखभाल करने वाली संस्थाएं। रूरल एरिया जो है, उसके देखभाल करने वाली जो लोकल संस्थाएं हैं, वो हैं। पहला जो है, जो अर्बन क्षेत्र, अर्बन एरिया, नगरीय शासन व्यवस्था जो है, उसके अंतर्गत नगर निगम है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है, म्यूनिसिपल बोर्ड है, और नगर क्षेत्र है, इसमें नगर पंचायत है, अधिसूचित क्षेत्र समितियां हैं। ये सारे जो हैं अर्बन एरिया में कार्यरत होती हैं, अर्बन एरिया में काम करती हैं। और दूसरी ओर जो रूरल एरिया में स्थापित होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, उसमें आपकी है ग्राम पंचायत है, जिसके बारे में आपको बताया गया है। ग्राम सभा है, इसके बारे में बताया गया है। पंचायत समिति है, और जिला परिषद है। ये संस्थाएं जो है,
यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं। भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में, जिसे आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, उस समय मद्रास कहा जाता था, तो मद्रास में कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। फिर बम्बई, जो आज वर्तमान में मुंबई के नाम से हम लोग जानते हैं, उस समय वो बम्बई के नाम से जाना जाता था। और फिर कलकत्ता, जिसे आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं, में नगर निगम स्थापित किए गए। नगर निगम या नगर क्षेत्र में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। एक नगर क्षेत्र को या एक कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक निश्चित एरिया के अंतर्गत सीमांकन किया जाता है और उसके अंतर्गत वार्डों की व्यवस्था की जाती है। नंबर 1 वार्ड, नंबर 2 वार्ड, नंबर 3 वार्ड, नंबर 4 वार्ड, इस तरह से सीमांकन किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सीमांकन जो है वह हमेशा के लिए है। समय और परिस्थितियों के अनुसार और आवश्यकताओं के अनुसार वार्डों की संख्या में इजाफा भी होता रहता है, वृद्धि भी होती रहती है सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। और इसके जो मेंबर निर्वाचित होते हैं वह उस नगर क्षेत्र या नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, उसके वार्डों में से जितने भी वार्ड हैं उसमें से किसी का भी जो निर्वाचक सूची होती है हर वार्ड का, उसमें किसी भी वार्ड का वह निश्चित रूप से मतदाता हो। और इसके जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वह सभासद कहा जाते हैं। सभासद, अंग्रेजी में उसको काउंसलर्स कहते हैं, काउंसलर। और आम बोलचाल की भाषा में वार्ड सदस्य भी कहा जाता है। हमारे बिहार में 1951 में 1951 में राज्य सरकार ने पटना नगर निगम अधिनियम पारित किया। हमारे प्रदेश में सर्वप्रथम 1951 में 1951 में राज्य सरकार ने पटना नगर निगम अधिनियम पारित किया, जिसमें 546 अनुच्छेद एवं कई अनुसूचियां हैं। ये जो निगम है
वह पंचायती राज व्यवस्था के निगम अधिनियम 1835 के तहत गठित होते हैं। भारत में जितने भी निगम स्थापित होते हैं वह पंचायती राज व्यवस्था के निगम अधिनियम 1835 के तहत गठित होते हैं। और महापौर, जिसे मेयर कहते हैं, नगर निगम की अध्यक्षता करते हैं। और जहाँ नगर पंचायत है वहाँ का जो प्रमुख होता है नगर निगम का, वह अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। और नगरों में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके जो सदस्य हैं वह अपने बीच से मेयर का चुनाव करते हैं और डिप्टी मेयर का भी चुनाव करते हैं, जो मेयर की अनुपस्थिति में सारे दायित्वों को निर्वाह करता है। और नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो नगर क्षेत्र के अन्य संस्थाएं हैं, छोटे स्तर पर नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, ये इनका जो चुनाव होता है, इनका जो इलेक्शन होता है, वह संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्षता में होता है, उसके मार्गदर्शन में होता है और उसके नियंत्रण में होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में जितने भी नगर निकाय हैं, सारे का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, जो संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग है, उसकी देखरेख में होता है। सन 2002 में लगभग 7,000 नगर पालिकाएं थी। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां ऐसे निकाय नहीं हो। सभी राज्यों में किसी न किसी नाम से ये नगर निकाय स्थापित हैं और क्रियाशील हैं, काम कर रहे हैं। और किसी राज्य में उनकी संख्या अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे राज्य का आकार, राज्य का क्षेत्रफल कितना है, नगरीकरण की अवस्था क्या है और जनसंख्या का घनत्व क्या है। नगर पालिकाओं का शासन राज्यों के नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार चलता है। यानी जितने भी हमारे प्रदेश हैं भारत में, और वहाँ जो नगरपालिकाएं और नगर निगम या नगर पंचायत जिस किसी भी नाम से स्थापित हैं, वह उन राज्यों के
नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार चलते हैं। वो उस राज्य द्वारा या उस राज्य सरकार द्वारा जो नगरपालिका अधिनियम बनाए जाते हैं, उन नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत सारे नगर निकायों का संचालन होता है। अंग्रेज शासकों ने इस देश के लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के अपने सिद्धांत के अनुसार पहले स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र का द्वार ही भारतवासियों के लिए खोला था। इसके अतिरिक्त भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार स्थानीय शासन को हस्तांतरण का विषय बना दिया गया था और इसका भार एक निर्वाचित मंत्री के सुपुर्द कर दिया गया था। इन्हीं सब कारणों से इस शताब्दी के प्रारंभ में देश में इस प्रकार के अधिनियमों की बाढ़ आ गई थी। मुंबई जिला नगरपालिका अधिनियम 1901, पंजाब नगरपालिका अधिनियम 1911, संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम 1916 संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सारे इसमें शामिल थे। मद्रास जिला नगरपालिका अधिनियम 1920, बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922, मुंबई म्यूनिसिपल बोर्ड अधिनियम 1925 और बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1932। सन 1956 में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। यानी कि अनेक राज्यों को अस्तित्व में लाया गया और उसके तत्काल बाद के युग में अनेक राज्यों में नगरपालिका अधिनियम बने और इस प्रकार के अधिनियमों की नवीनतम बाढ़ के दो मुख्य कारण थे। प्रथम, राज्यों की सीमाएं नए सिरे से निर्धारित की गई, इसलिए अनेक राज्यों में नगरपालिकाओं का शासन 3, 4 और कहीं कहीं 5 अधिनियमों के अंतर्गत चलता है। अतः विधि के एकीकरण की तत्काल आवश्यकता थी, जैसे कि मैसूर के पुनर्गठित राज्य में नगरपालिकाओं का शासन पुराने मैसूर और हैदराबाद के देसी राज्यों ने तथा मुंबई, आज का मुंबई में पारित अधिनियमों के अनुसार चलता था। चौहत्तरवें संविधान संशोधन के बाद 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नगरपालिका कानूनों को करंट स्वरूप देने के लिए, अद्यतन बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। नगरीय शासन का नगरपालिका रूप उन नगरों के लिए उपर्युक्त होता है जहां नगरवासियों को नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने की समस्या प्रबल हो जाती है, किंतु साथ ही साथ नागरिक समस्याएं इतनी जटिल भी नहीं होती कि उनके लिए नगर निगम की स्थापना करना आवश्यक हो जाए।
नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता तब पड़ती है जब कुछ संख्या में लोग एक विशिष्ट स्थान पर बसने लगते हैं और विभिन्न व्यवसाय करते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इसको कि किसी नगर में कुछ न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वह नगरीय शासन की नगरपालिका व्यवस्था के योग्य माना जा सकता है। किंतु नागरिक सुविधाएं केवल मांगों से ही नहीं मिल सकती। नगर के निवासियों को उनकी स्थापना और रखरखाव के लिए आवश्यक साधन जुटाने पड़ेंगे। किसी नगर में नगरीय शासन की नगरपालिका पद्धति की स्थापना तभी की जा सकती है जब वहाँ की जनता उसके लिए समुचित साधन जुटाने के योग्य और इच्छुक हो। वस्तुतः कुछ राज्यों ने जनसंख्या एवं आय दोनों ही कसौटियां निर्धारित की हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर में नगरपालिका की स्थापना करने के लिए आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या कम से कम 20,000 हो और वार्षिक आय 40,000 रुपये। नगरपालिका और नगर निकायों की चर्चा करने से पहले यह जान लेना भी आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना 1951 में एक अधिनियम बनाकर किया गया था। जिसे पटना नगर निगम अधिनियम कहा जाता है। पटना बिहार की राजधानी है और इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा है। ये सभी आप लोग भी अवश्य जानते होंगे। और यह प्राचीन काल से ही किसी न किसी साम्राज्य या किसी न किसी राज्य की राजधानी रही है। ब्रिटिश शासन काल में यहाँ पटना सिटी नगरपालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति काम करती थी। पटना नगर निगम का जो बनाया गया 1951 अधिनियम, उसमें 546 अनुच्छेद और कई अनुसूचियां हैं और इसका क्षेत्र जो है केवल पटना तक ही सीमित था। उक्त अनुच्छेदों में नगर निगम का अधिकार क्षेत्र, निर्वाचन कैसे होगा, आय के क्या साधन होंगे और सामान्य व्यवस्था क्या होगी, उस पर चर्चा की गई है। पटना नगर निगम के अनुच्छेद 5 और 7 में यह उल्लेख है कि यह निगम निकाय है। इसकी निगम मुद्रा होगी तथा इसे शाश्वत उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है। कानून के दृष्टि में निगम को वे सभी अधिकार प्राप्त
हैं जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इसे चल एवं अचल संपत्ति अधिग्रहण करने, क्रय और विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है। यह किसी व्यक्ति पर पटना नगर निगम के बारे में है कि यह किसी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है और कोई व्यक्ति जो प्रभावित है इस पर भी मुकदमा चला सकता है। और अधिनियम के अनुच्छेद 6 के अनुसार पटना नगर निगम के कई अंग हैं, जैसे निगम परिषद, कॉरपोरेशन काउंसिल, नंबर 2 मेयर तथा डिप्टी मेयर, मेयर एंड डिप्टी मेयर, वार्ड समिति और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। ये सारे इसके कार्यपालिका के अंग हैं। निगम परिषद पटना नगर निगम की धारा 8 में कहा गया है कि नगर निगम में निम्नलिखित भिन्न भिन्न श्रेणियों के 52 सदस्य होंगे जो निगम परिषद कहलाएगा तथा इसके सदस्य पार्षद कहलाएंगे। पटना नगर निगम अपने आप में काफ़ी इतिहास समेटे हुए है। इसके निर्वाचित सदस्यों के बारे में जानना भी आवश्यक होगा। पटना नगर निगम अधिनियम की धारा 9 में कहा गया है कि राज्य सरकार मतदाता सूची वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए निगम को वार्डों में विभाजित करेगा। पहले हम बताए थे आप लोगों को कि किसी भी नगर निगम या किसी भी नगर निकाय को वार्डों में बांटा जाता है। नंबर 1 वार्ड, नंबर 2 वार्ड, नंबर 3 वार्ड, और उन वार्डों के लिए अलग अलग मतदाता सूची होता है। नंबर 1 का मतदाता सूची अलग होगा, नंबर 2 का मतदाता सूची अलग होगा, नंबर 3 का मतदाता सूची अलग होगा। इस प्रकार से मतदाता सूची का निर्धारण होता है और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित होता है। और उसी व्यक्ति का नाम वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होगा जहां वह निवास करता है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति का नाम 2 वार्डों की मतदाता सूची में अंकित नहीं होगा। जो भी मतदाता होंगे केवल एक ही वार्ड में उनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होगा, रजिस्टर्ड होगा। एक व्यक्ति का नाम 2 वार्डों में नहीं हो सकता है। और धारा 10 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो साल में 180 दिन उस क्षेत्र में निवास करता हो, साल में 365 दिन होता है, आपको सभी मालूम है, उसमें 180 दिन जो व्यक्ति उस क्षेत्र में निवास करता हो उसी का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सकता है। और हर चुनाव से पहले जो भी सामान्य चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, उसके पहले मतदाता सूचियों का निरीक्षण होता है, उसमें सुधार होता है
और उसमें अनावश्यक जो नाम है उनको विलोपित भी किया जाता है, काटा भी जाता है, यानी कि पुनरीक्षित करके उसको अपडेट किया जाता है। अधिनियम की धारा 11 में कहा गया है कि वह भारत का नागरिक जो पागल या दिवालिया या किसी न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया गया हो और जिसकी आयु मतदाता सूची तैयार होने के वर्ष में 1 मार्च को 18 वर्ष पूरी हो गई हो, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। यानी वह व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो और जिस वर्ष मतदाता सूची प्रकाशित हो रहा हो उस वर्ष के मार्च महीने में अगर उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है तो वह मतदाता बनने का अधिकारी है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के अनुसार वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होता है और निर्वाचित सदस्य पार्षद कहलाता है, काउंसलर कहलाता है और उसको सभासद भी कहा जाता है। सभासद, पार्षद और काउंसलर ये तीनों चीज़ें जो है एक ही है। आप उसको शुद्ध हिंदी में सभासद भी कह सकते हैं, पार्षद भी कह सकते हैं और काउंसलर भी उनको कह सकते हैं जो वार्डों से निर्वाचित होकर जाते हैं। पटना नगर निगम की धारा 13 में कहा गया है कि पार्षद के लिए प्रत्याशी होने के लिए व्यक्ति को पटना का निवासी होना चाहिए तथा किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज रहना चाहिए। किसी वार्ड की मतदाता सूची में, जरूरी नहीं है कि वह वार्ड, जैसे कि वार्ड नंबर 1 में चुनाव लड़ रहा है तो वार्ड नंबर 1 के ही मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो। वह वार्ड 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी वार्ड हैं, किसी भी वार्ड का मतदाता सूची में अगर वह मतदाता है तो वह किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। इलेक्शन में वह इलेक्ट हो सकता है। और धारा 14 जो भारत के नागरिक नहीं है और जिन्हें कोई मान्य न्यायालय पागल या दोषी करार दिया गया है उन्हें प्रत्याशी होने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके नंबर 2, इसके कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। निगम परिषद में बिहार राज्य के निम्नलिखित पदों पर कार्यरत पदाधिकारी पदेन सदस्य होंगे। ये जो आगे जो बताने हम जा रहे हैं, ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ये निगम परिषद के अस्थाई सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। उस पोस्ट पर कोई भी आएगा उसका वह पदेन सदस्य होगा। नंबर 1, निर्देशक जन स्वास्थ्य विभाग, डायरेक्टर जिनको कहा जाता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है, निर्देशक जो है, वह इसके पदेन सदस्य होंगे। मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यानी कि चीफ
इंजीनियर जो है PhD का, उसके वह भी इसके पदेन सदस्य होंगे। नंबर 3, अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव जन कार्य विभाग भी इसके सदस्य होंगे। और नंबर 4, अध्यक्ष पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार। पटना रीजनल अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अध्यक्ष होंगे वह इसके पदेन सदस्य होंगे। नंबर 3, इसके अलावे विशेष निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य भी होंगे। निगम परिषद में 3 सदस्य विशेष निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाते हैं, जिन्हें विशेष हित का प्रतिनिधि कहा जाता है। विशेष क्षेत्र, यहाँ विशेष क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और इसमें से 3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। नंबर 1, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा निर्वाचित एक सदस्य, यानी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सदस्य होंगे निर्वाचित। नंबर 2, पटना में पंजीकृत मजदूर संघों द्वारा निर्वाचित एक सदस्य, यानी कि पटना क्षेत्र के अंतर्गत, पटना जिला क्षेत्र के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड लेबर यूनियन है उसका एक सदस्य निर्वाचित होंगे इसके लिए। और नंबर 3, पटना विश्वविद्यालय के उन स्नातकों का एक प्रतिनिधि जो सामान्यतः पटना में निवास करता हो, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से जो ग्रेजुएट हैं, वहाँ के जो स्नातक हैं, उसमें से उन स्नातकों में से एक प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होंगे विशेष निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के रूप में, और उनके लिए वह शर्त है कि वह पटना में निवास करते हों। आज के लिए इतना ही। इसका रेस्ट जो पार्ट है आज संभव नहीं है, दूसरे क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को। और दूसरे क्लास में इसको हम फिर विस्तार पूर्वक बताने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ही क्रिटिकल और महामारी के दौर से हमारा पूरा विश्व के साथ साथ भारत भी गुजर रहा है। आप लोग WHO के निर्देशों का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और इसको हल्के में बिल्कुल भी न लें। अत्यंत आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें और बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें।
हैंड सैनिटाइज़र लेकर चलें, जहाँ पर आवश्यकता महसूस हो उसका प्रयोग करें। नेक्स्ट क्लास में हम नगर निगम के कार्यों और नगर निगम के आय के स्रोतों और अन्य बातों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।